अब भी ये अपने आचरण से पूरी तरह से ये संदेश दे रहा है, और अब तो ये खुलकर संदेश दे रहा है कि ये शरद पवार द्वारा भेजा गया और उसी के द्वारा प्लांटेड व्यक्ति है। कि एनडीटीवी अंग्रेजी में श्रीनिवासन जैन एक हुआ करता था, वो रवीश कुमार का बाप था। मोदी विरोध में झूठ फैलाने के, मोदी विरोध में जहर उगलने के लिए वो मशहूर था। तो उसमें मनीष जी इसने जो मेन बात बताई, और उसको लेकर खैराती आज ऐसा उड़ रहे हैं, कांग्रेसी आज ऐसा उड़ रहे हैं कि जैसे कोई बड़ा पाप हो गया। उसको लेकर इन कांग्रेसियों ने ऐसा हाय तौबा मचाना शुरू किया कि जैसे कोई बड़ा पाप हो गया, कोई बड़ा रहस्य खुल गया। और मनीष जी जो सोनिया गांधी देवर, उसके चैनल ने तो ऐसी खबर लिखी कि ये हिंडनबर्ग से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में सब चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र का चुनाव ऐसा लग रहा है कि बड़े अजीब कंडीशन में है। महाराष्ट्र में जो महायुति की जो सरकार है उसका गठबंधन अजित पवार के साथ है, शरद पवार के भतीजे। शरद पवार को कहा जाता है कि राजनीति का बड़ा शातिर खिलाड़ी है, लेकिन शरद पवार को शातिर खिलाड़ी अक्सर आप भी एक बार कहते हैं कि पर्टिकुलरली एक महाराष्ट्र के किसी एरिया का शातिर वो हो सकता है, किलंदर देश में उसका क्या असर हो रहा है। और उसकी तुलना कई बार खैराती जो है अमित शाह से करते हैं। अमित शाह तो साबित कर चुके हुए हैं। मुझे लगता है कि जब वो गुजरात से उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे तो मेरे कई साथी जहां जो राष्ट्रवादी पत्रकार है वो कहा करते थे उत्तर प्रदेश को वो क्या समझता है। और उत्तर प्रदेश में उन्होंने इतिहास रचा। कहा जाता है कि महाराष्ट्र की भी पूरी प्लानिंग अमित शाह का है। लेकिन फिर भी एक चीज चौंकाता है कि अजित पवार खेल क्या कर रहा है। अजित पवार ने 2 दिन पहले कहा कि मेरे जहां जहां मेरे उम्मीदवार खड़े हैं वहां योगी प्रचार नहीं करेंगे। बड़ा चौंकाता है कि हर कोई गिड़गिड़ा रहा है कि योगी मुझे एक टाइम दे दो। ये कह रहा है योगी नहीं चाहिए। ये खड़ा कर रहा है नवाब मलिक को, उससे पहले उसकी बिटिया को खड़ा कर दिया। अब इसने आज एक इंटरव्यू में बता रहे हैं क्या अडानी का नाम लिया। खेल क्या है ये? हाँ मनीष जी, मैं जो मेरी पहले शंका थी, संदेह था, अब वो करीब पुष्टि उसकी होती जा रही है। पुष्टि में आधिकारिक तौर पर पुष्टि में 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद 24-25 को उसकी पुष्टि हो जाएगी। कि अब भी ये अपने आचरण से पूरी तरह से ये संदेश दे रहा है, और अब तो ये खुलकर संदेश दे रहा है कि ये शरद पवार द्वारा भेजा गया और उसी के द्वारा प्लांटेड व्यक्ति है, ये और कोई क्रम नहीं है इसके। आज इसने मनीष जी जिस आदमी को इंटरव्यू दिया है, तो पहले पता नहीं कितने दर्शक उसको जानते होंगे कि एनडीटीवी अंग्रेजी में श्रीनिवासन जैन एक हुआ करता था, वो रवीश कुमार का बाप था। मोदी विरोध में झूठ फैलाने के, मोदी विरोध में जहर उगलने के लिए वो मशहूर था। तो इसने चुना उस श्रीनिवासन जैन को, और उसमें इसने बताया अपने 2019 का पाप इसने क्यों किया था। याद होगा आपको कि जिस समय ये आया और इसने शपथ ली, उसके बाद घंटे भर बाद वापस फिर शरद पवार के पास चला गया। तो उसमें मनीष जी इसने जो मेन बात बताई, और उसको लेकर खैराती आज ऐसा उड़ रहे हैं, कांग्रेसी आज ऐसा उड़ रहे हैं कि जैसे कोई बड़ा पाप हो गया। कि वो जो सरकार बनाने की योजना थी वो एक उद्योगपति के घर में दिल्ली में, और उद्योगपति यानी अडानी के घर में हुई। तो उस मीटिंग में मैं था, शरद पवार थे, प्रफुल्ल पटेल थे, अमित शाह थे और देवेंद्र फडणवीस थे, 5 आदमी। और छठा उसने बताया कि गौतम अडानी थे। तो जिसके घर में बैठ के मीटिंग कर रहे हो वो तो बैठे ही होगा वहां पे, वो कहीं और पतंग उड़ाने चला जाएगा। लेकिन उसको लेकर इन कांग्रेसियों ने ऐसा हाय तौबा मचाना शुरू किया कि जैसे कोई बड़ा पाप हो गया, कोई बड़ा रहस्य खुल गया। और मनीष जी जो सोनिया गांधी देवर, उसके चैनल ने तो ऐसी खबर लिखी कि ये हिंडनबर्ग से बड़ी खबर है। वो ये बता रहा कि हिंडनबर्ग से बड़ी खबर है, और बड़ा लंबा खर्रा उसने लिखा है। तो पहले तो मनीष जी अडानी पे भी बात करते हैं कि अडानी वहां उस मीटिंग में थे, क्या थे, उस पर भी हम लोग बात करते हैं जो ये पीट रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जो अडानी के नाम पे नाच रहा, संजय राउत नाच रहा है कि अडानी उस मीटिंग में क्या कर रहा था जिसपे सरकार गिरी जा रही थी। कि ये बताओ कि उस मीटिंग में शरद पवार क्या कर रहा था। क्योंकि अजित पवार ने साथ में शरद पवार का भी नाम लिया है कि वो शरद पवार था, तो जाहिर सी बात है वो मेन आदमी था। कि शरद पवार उस मीटिंग में बैठा क्या कर रहा था, अडानी के साथ वो मीटिंग क्यों कर रहा था, अडानी के घर वो मीटिंग करने क्यों गया, ये जरा बताओगे तो या तो तुमको ये बताना पड़ेगा ना कि अडानी कोई दुश्मन नहीं है। अडानी की तारीफ शरद पवार बहुत पहले कर चुका। तो अडानी उस मीटिंग में जो बैठा था वो भाजपा के कोटे से बैठा था कि शरद पवार के कोटे से बैठा था, पहले ये बताओ। कि जिस समय तुम लोग गाली बक रहे थे, अडानी को भर भर गाली बक रहे थे, उस समय पूरे प्रचंडता के साथ शरद पवार निकल कर आया था
कि नहीं अडानी बहुत बढ़िया है, अडानी कलेजे से लगा लिया था उसने। तो अडानी से उसने अपनी दूरी कभी नहीं दिखाई, अडानी को कभी उसने गाली नहीं बकी, और जब उसने अडानी के लिए मुंह खोला तो शरद पवार ने बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बातें की, अच्छी अच्छी बातें की। तो वो मीटिंग अडानी के घर में हो रही थी, तो वो प्लेस किसने तय की थी? वो प्लेस किसने तय की थी? और अडानी के घर सबको लेकर कौन गया था? शरद पवार। अगर वो देवेंद्र फडणवीस का घर होता, आप इनकी बात करें अमित शाह का घर होता, तो एक बात होती कि अमित शाह के घर में अडानी क्यों आया था, तो अडानी के घर बुला के कौन ले गया था? और मनीष जी, जब इस तरह की थोड़ी गंभीर बात कर रहा हूं, दर्शकों को आनंद आएगा जो इसका निष्कर्ष आप निकालोगे कि इनका मुंह काला हो जाएगा कांग्रेसियों का, कि जरा जब इस तरह की गंभीर बातें होती हैं, जो डिफॉल्टर होता है जिसके ऊपर थोड़ी वो होता है, तो फिर वो अपने घर बुलाता है। वो उसके घर नहीं जाता जिससे उसको सौदा करता, कहता मेरे घर आओ तब बात होगी। अब अपना अड्डा बताता है कि हम किस अड्डे पे तुमसे बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस समय शरद पवार दगा दे रहा था उद्धव ठाकरे को, तो वो अमित शाह के घर तो नहीं जा सकता था, न वो देवेंद्र फडणवीस के घर जा सकता था, तो अपने घर भी नहीं बुला सकता था। तो उसने अपना अपना अड्डा बताया, बोला वो जगह तो तय की होगी शरद पवार ने। और शरद पवार के अडानी के क्या संबंध है? ये बहुत पहले से, कोई अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत पहले से पूरी बेशर्मी के साथ वो आकर करता था। बेशर्मी में इनके संदर्भों में बात कर रहा हूँ। तो पहले तो अडानी की उपस्थिति जो है वो अपने आप में शरद पवार की उपस्थिति से जुड़ती है, कि वहां पर जानबूझकर शरद पवार ने अडानी के घर पे वो रखवाई थी मीटिंग। और शरद पवार के संबंध में बता दिया अडानी कैसे हैं। और उसके अलावा मनीष जी, क्या शरद पवार ने जानबूझकर, क्योंकि वो लंबे प्लान से चलने वाला आदमी है, और इसी इंटरव्यू में वो अजित पवार कह रहा है कि शरद पवार क्या सोचते हैं, उनकी खोपड़ी में क्या है, ये उनकी बीवी नहीं जानती। उनकी बीवी नहीं जानती, उनकी बेटी नहीं जानती, सुप्रिया सुले भी नहीं जानती कि क्यों कर रहा। क्योंकि उसने कहा कि 2019 में जो दगाबाजी का मैंने खेल खेला था, वो मैंने शरद पवार के कहने से खेला था, शरद पवार के कहने से मैं आया था और शरद पवार के कहने से मैं लौट के गया। तो उसने एक तरह से शरद पवार को तो नंगा कर दिया कि राजनीति में कितने घटिया और घिनौने टाइप के हथकंडे ये आदमी अपनाता है। तो ऐसी मीटिंग में गौतम अडानी की उपस्थिति, तो मेरे ख्याल से वो भी अपने संबंधों का हवाला देकर शरद पवार ही अपने साथ लाया था। और जिसके पास इसकी कोई काट हो तो मुझको जरा बताए कि वो इसमें कहां पेश है, ये बात क्यों नहीं सही हो सकती। तो निश्चित तौर पर ये शरद पवार का रचा हुआ षड्यंत्र था। और लेकिन अब ये खोल रहा है मुंह अजित पवार, तो और वो भी चुनाव के समय। तो क्या ये आज भी क्या उसी के लिए वो कर रहा है क्या? फिर ये वो अपना एक खैरातियों के हाथ में एक हथियार देने के लिए इसने किया था। लेकिन मैं उसका जवाब जो मैंने बताया है, मैं यही कहूंगा कि कल से भाजपा यही पूछना शुरू करे कि वो अडानी के यहाँ तो तुम लेके गए थे, तुम काहे रोना रो रहे हो? शरद पवार ने अपने वहां पे मीटिंग सेट करी थी, तो शरद पवार इसकी सफाई दे कि उसने वहां पे मीटिंग क्यों सेट की थी। और मैं फिर कह रहा हूं, और ये बड़ी कॉमन सी चीज है, जिन लोगों को साबका पड़ा होगा वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो आदमी अपनी शर्तों पे कर रहा होता है, अड्डा वही तय करता है कि इस तरह की बातें कहाँ होंगी। भाजपा को जरूरत थोड़ी थी, भाजपा तो खुलेआम दावा कर ही रही थी सत्ता का। तुम दगा दे के आ रहे थे, तो इसका मतलब कि जो जगह तुमको विश्वसनीय लगी, जो आदमी तुमको विश्वसनीय लगा, तुमने वहां पे अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को बुलाया था। तो उस मीटिंग में अडानी की उपस्थिति का जिम्मेदार शरद पवार था। और शरद पवार ने कैसा घटिया और घिनौना खेल खेला था, ये भी अजित पवार ने आज अपने मुंह से बता दिया। फिर राजनीति में कहावत कहते हैं ना, कि क्रिकेट में भी कहते थे कि जब इमरान खान कपिल देव को बाउंसर मार रहा हो या कपिल देव इमरान को बाउंसर, तो कहते थे कि उसी की खुराक उसे खिला रहे हैं। तो क्या शरद पवार को अमित शाह उसी की खुराक खिलवा रहे? क्योंकि शरद पवार को तो बड़ा गुमान था। मुझे लगता है पहली बार अजित पवार ने खोला है कि पूरा खेल, ये पूरा षड्यंत्र जो एकदम पहले सुबह हुआ था, जो अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी और फिर पलटी मार गया था, उस सब दोनों काम अजित पवार ने शरद पवार के इशारे पर किया था। ये पूरा खेल खोल दिया अजित पवार। ये उसने खुलकर इंटरव्यू में कहा है, खुलकर कहा। मैं इंटरव्यू नहीं देख पाया, इसलिए मुझे लगता है संभवतः पहली बार इस तरह से अजित पवार ने चचा को नंगा किया है। उसके बाद एक चीज और भी बड़ा रहस्यपूर्ण, जो हम लोग की बातचीत हो रही थी, आमतौर पर चर्चा नहीं हुई। अजित पवार की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो कह दे कि योगी आदित्यनाथ मेरे कैंडिडेट की सभा में नहीं आएगा, नहीं आएंगे। जिस योगी के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया 5 मिनट 10 मिनट के लिए समय दे दे, योगी हरियाणा में जीत की गारंटी हुए जिन जिन के विधानसभा में गए वो भाजपा ही जीत गए।
और यहां भी माना जा रहा है कि चाहे वो एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग हों या भाजपाई हों, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी योगी आदित्यनाथ है। और ये कह रहा है मुझे योगी नहीं चाहिए। ये वो माफिया, क्या नाम है उसका, नवाब मलिक के लड़की को दिया है, नवाब मलिक को टिकट दिया है, बाबा सिद्दीकी के लौंडे को टिकट दिया है, ये सब इसी तरह टिकट बांटे हैं इसने। खेल क्या है ये? देखिए मनीष जी, अब ये आदमी जो इतना रंग बदलता है और शरद पवार के कहने पे नाचा करता था, तो अब मुझको उस पर विश्वास नहीं है। एक जो, जैसे आपने राजनीति के सिद्धांत की बात की, तो मैं बहुत स्पष्ट बताऊं कि राजनीति में तो बिल्कुल पहले से मशहूर है कि जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, जो किया जाता है वो कहा नहीं जाता। ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये आदमी कहीं ना ये कहता है ना करता है, ना इसने किया है, लेकिन ये क्या करेगा ये कोई नहीं भांप सकता, क्योंकि ये इशारे पर तो अभी तक तो शरद पवार के इशारे पर नाचता रहा। तो एक तो जो बड़ा सीधा सीधा निष्कर्ष निकलता है, ये अब भी इस तरह से भाजपा के वोट बैंक को, भाजपा के वोटरों को ये डैमेज कर रहा है, क्योंकि 70 सीटें लड़ रहा है शायद, ये 70 या 60 सीटें इसको दी हैं भाजपा ने। तो अगर ये इस तरह से डैमेज करने आया तो उसमें शरद पवार के दोनों हाथ में लड्डू हैं कि अगर ये सारी सीटें हार जाता है तो सीधे सीधे 70 सीटों का तो एकदम से फायदा होगा इंडी गठबंधन को। ये हार जाएगा, वो जीत जाएंगे, वो तो 70 सीटें तो उन्हीं खिलाफ लड़ रहा है ये। और दूसरा मनीष जी है कि इसने जिस तरह से बात की है कि आप योगी आदित्यनाथ को, इसने ये नहीं कहा है कि तुम यहाँ मत, हम उनको नहीं आने देंगे। इससे पहले 3-4 दिन पहले ये बाकायदे खुलकर सामने आकर इसने ये भी कहा था कि ये जो बटोगे तो कटोगे के नारा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये नारा बड़ा गलत है। तो ये सारी बातें इसकी जो है, ये तो उस पर जाती है कि ये अपनी सीटें सारी हार जाएगा, लेकिन 70 सीटों का एक साथ जो है 53 सीट लिख के दे रहा है। तो 53 सीटें इसको जो दी गई हैं, तो 53 सीटें ये हार जाएगा तो एक चंक मिल जाएगा पूरा पूरा इंडी गठबंधन को। और एक दूसरा पहलू और है कि ऐसे आदमी के बारे में भरोसे से तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। और ये आदमी इतना अविश्वसनीय हो चुका है कि ये अपने बारे में खुद नहीं कह सकता कि अभी जो मैं शाम को कह रहा हूँ कल क्या करूंगा, तो इसके बारे में हम लोग क्या प्रेडिक्शन करें। हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू और भी है मनीष जी की, जैसे हम लोग इसके बारे में, मैं तो खैर पहले दिन से इस पर शंका कर रहा हूँ, तो शंका तो इसकी करतूतों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के भी मन में रही होगी, अमित शाह के मन में रही होगी। अमित शाह को तो चाणक्य कहा जाता है, मैं मानता हूँ कि वो आदमी राजनीतिक तो बहुत बड़ा वो है ही है, कि इन दोनों की क्या समझ में नहीं आई होगी। तो ये भी एक दूसरी संभावना है कि इसको वही सीटें दी गई होंगी जहां पे लंबी टोपी लंबी दाढ़ी वाले मौलाना ज्यादा हैं, और वो सीटें भाजपा नहीं जीती कभी। तो एक तरह से इसको वो दी गई है कि वहां पर जाके जितनी सीटें काट ले, तो वो एक तरह से प्लस पॉइंट है, क्योंकि ना वहां भाजपा जीतेगी और ना वहां शिवसेना जीतेगी। तो इसको हो सकता है कुछ सीटें मिल जाएं। तो 53 सीटें इसको ये सोच के लड़ाया जा रहा है, लेकिन इसके मन में क्या है, ये करेगा क्या, इसके जो कर्म है उससे अभी तक कुछ भी आप डेफिनेटली नहीं कह सकते। इस अजित पवार है किसके साथ, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आज उसने इंटरव्यू तो दिया है, लेकिन अब उसके भी दो पहलू है मनीष जी। ऐसे आदमी को इंटरव्यू दिया है जिसको कोई भाजपाई उसके ऊपर थूकेगा नहीं, उसका इंटरव्यू देना बड़ी दूर की बात, उसके चैनल का कोई शकल भी नहीं देखता होगा, और उसको उसने बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया और इस तरह के खुलासे उसने कर दिए। तो उसको ये मालूम है मनीष जी, अजित पवार को ये मालूम है कि इसका चैनल जो देखते हैं वो 100% भाजपा विरोधी ही देखते हैं, भाजपा समर्थक यहाँ नहीं देखते। तो एक वो भी टारगेट उसका हो सकता है कि उनको मैसेज कर रहा हो, और उसमें इस तरह कामों में वो छोटा कुर्ता बड़ा पजामा तो बड़ा दीवाना है। तो अब ये आदमी क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसकी बातों शंका है। तो अब इसके लिए हम लोग को वही है कि अब 23 को इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मेरी शंका के घेरे में है ये आदमी। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है कि खेल, असली खेल जो है वो जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और हम सबको ये मानना पड़ेगा कि अमित शाह कोई कच्ची गोली नहीं खेलते। तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ही होगी, हम सबको इसका इंतजार करना चाहिए।